टॉपिक है कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट। मेरी आवाज आएगी कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर मेरे पास दो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, दो बल्ब हैं, दो सोर्सेज ऑफ लाइट है, मान लो एक बल्ब है दूसरा कैंडल है। ठीक है, तो ये सोर्सेज जो होंगे कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट माने जाएंगे अगर ये एमिट करेंगे कंटिन्यूअस लाइट वेव्स। अगर ये एमिट करेंगे कैसी लाइट वेव्स? कंटिन्यूअस लाइट वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम होगी, और साथ में उनका फेज डिफरेंस भी, फेज भी क्या होगा? सेम होगा, यानी उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा। तो ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट जो दो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, उनको हम कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बोलेंगे अगर वो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट्स को एमिट करे और उनके बीच का फेज डिफरेंस, उनके बीच का सोर्सेज का नहीं, जो वेव्स एमिट कर रहे हैं उन वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा या कांस्टेंट होगा। जीरो होगा या कांस्टेंट होगा। तो इस तरह के सोर्सेज ऑफ लाइट जो होंगे, सोर्सेज ऑफ लाइट में भी एनीथिंग, ट्यूब, बल्ब है ना, कैंडल, बल्ब, ठीक है, सन, कोई बल्ब, ठीक है, उनको हम कोहेरेंट बोलेंगे अगर जो लाइट वेव जो एमिट कर रहे हैं वो क्या करते हैं? लाइट वेव एमिट करेंगे। ठीक है, अगर उन लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी सेम हो, फेज डिफरेंस या तो कांस्टेंट हो या तो जीरो फेज डिफरेंस हो, तो उन सोर्सेज को हम क्या बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कहेंगे। आपके यहां पे लिखा है दूसरे नॉन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट या इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो सोर्सेज ऑफ लाइट जो है, जो सेम जो लाइट तो एमिट कर रहे हैं, ठीक है, पर उनका जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट ना हो। ठीक है, उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, two sources of light said to be non-coherent sources of light if they do not emit the light of constant phase difference are known as non-coherent sources of light। अच्छा, अगला कंडीशंस क्या? कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हमें मिल कैसे सकते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ, आप बोलो एक 100 वाट का बल्ब जला दिया, दूसरा भी 100 वाट का बल्ब जला दिया, तो कैसे हम गारंटी कर सकते हैं कि हमें जो कोहेरेंट ही सोर्स ऑफ लाइट हमें मिलेगा? वो सोर्स ऑफ लाइट क्या है? कोहेरेंट है। ऐसी गारंटी कैसे हो सकती है? ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट जो है उसको ऑब्टेन करने के लिए कुछ कंडीशंस है। तो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट जो है, दीज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल सोर्स। एक ही बल्ब लेंगे, कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि वहां से जो लाइट निकलेगी वो कैसी होगी? कोहेरेंट होगी। तो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट उसको ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं? सिंगल सोर्स ऑफ लाइट से। ठीक है, जो कि क्या करेगा? जो कोहेरेंट लाइट एमिट करेगा। अच्छा, इसको कैसे करेंगे हम? एक क्रोमेटिक डिवाइस लेंगे, विद द हेल्प ऑफ सम क्रोमेटिक डिवाइस। देखते हैं वो क्रोमेटिक डिवाइस क्या होता है। दूसरा, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ जो लाइट होगी, सोर्सेज जो हैं वो जो लाइट एमिट करेंगे, दैट लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, या सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज ऑफ लाइट। जो सोर्स ऑफ लाइट हम यूज करेंगे कोहेरेंट सोर्सेज के लिए, वो लाइट कैसी होनी चाहिए? मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। तीसरा, कि पाथ डिफरेंस जो है बिटवीन द टू वेव्स फ्रॉम द टू सोर्सेज शुड बी स्मॉल। पाथ डिफरेंस हम आगे करेंगे। पाथ डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस तो आपने ऑलरेडी करा हुआ है, पाथ डिफरेंस देखेंगे। पाथ डिफरेंस क्या होता है? मैं यहां से चला, ठीक है, ये भी यहां से चला, या ये वहां से चला। मैं यहां से जा रहा हूं, मुझे उस कॉर्नर पे जाना है। ठीक है, ये यहां से चला, इसको भी उसी कॉर्नर पे जाना है। ठीक है, तो मेरे को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। यानी मेरा पाथ लंबा है, इसका पाथ छोटा है। तो लंबा पाथ और छोटे पाथ के बीच का डिफरेंस जो होगा उसको हम बोलेंगे पाथ डिफरेंस। उसको हम बोलेंगे पाथ डिफरेंस। ठीक है ना, मैंने जाना, हमने दोनों डेस्टिनेशन सेम है, जाएंगे हम स्ट्रेट लाइट में ट्रेवल करती है। ठीक है, ये भी स्ट्रेट, मैं ऐसे जाऊंगा स्ट्रेट, ये यहां से स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, तो इसका पाथ क्या हो? उसने कम पाथ कवर किया, मैंने ज्यादा पाथ कवर किया, दोनों के पाथ का डिफरेंस जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम? पाथ डिफरेंस बोलेंगे।
फेज डिफरेंस का मतलब होता है एंगल में डिफरेंस, फेज डिफरेंस का मतलब होता है एंगल के अंदर डिफरेंस। ठीक है, कि एक वेव जैसे मैं फेज डिफरेंस भी आपको बता देता हूं, एक वेव ऐसे चली, दूसरी वेव यहां से चली, ठीक है, इस तरह से, तो ये जो एंगल का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों चीजों की बात होगी। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं कि पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी स्मॉल। जो पाथ डिफरेंस होगा कि रेज अगर निकल रही हैं, इसमें हम देखेंगे कि मान लो एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है, यहां पे पहुंचना है, इस सोर्स ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने ज्यादा किया, तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है, इस ये वाला जो रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, पाथ डिफरेंस बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, ये होगा पाथ डिफरेंस। ठीक है, यहां से यहां ये इक्वल होगा, पर ये इतना जो बचा है, दिस इज नोन एज पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए दोनों सोर्सेज से वेव्स का, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फ्रॉम द टू सोर्सेज शुड बी सेम, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, पाथ डिफरेंस कम होना चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, और हम कोहेरेंट सोर्सेज को ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम द सिंगल सोर्स विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटिक डिवाइस। तो ये चार कंडीशंस हैं जिससे हम कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट जो इनको ऑब्टेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैन टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बी कोहेरेंट, क्या दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कोहेरेंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि when two independent sources of light illuminate, then atom of these sources of light are excited by heat. The excited atoms comes back to ground state and releases energy in the form of light waves, and these light waves cannot be seen in same or constant phase difference, hence no two coherent sources of light be coherent. No independent sources of light be coherent. बात समझ में आई? नहीं। हमने दो अलग अलग सोर्सेज ऑफ लाइट ले लिए। अब ये लाइट सोर्सेज जो है, लाइट कैसे एमिट करते हैं? ठीक है, ये दोनों सोर्सेज जब लाइट एमिट करते हैं तो कैसे करते हैं कि इनके एटम जो होते हैं एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, और एक्साइटेड स्टेट से जब वो वापिस आते हैं तो वो लाइट की फॉर्म में एनर्जी को क्या करते हैं, एमिट करते हैं। तो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखी गई है कि ये दोनों सोर्सेज जो होते हैं, वो जो लाइट एमिट करते हैं, उनका फेज डिफरेंस कभी सेम नहीं हुआ। इसलिए हम ये बोलेंगे कि कोई भी दो अलग अलग सोर्सेज ऑफ लाइट, इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, कभी भी कोहेरेंट नहीं होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होती है, कितनी तरह की होती है। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है कि अगर आपके पास जैसे एक बल्ब ये जल रहा है, ये बल्ब दो जल रहे हैं, ठीक है, तो इनकी दोनों की लाइट इधर गिर रही है, मान लो तीन है, तो जो लाइट आ रही है उस लाइट एनर्जी का क्या होता है, जहां पे गिर रही है वहां पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां पे क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है लाइट का। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अपनी वेव्स एमिट कर रही है, ये अपनी वेव्स एमिट कर रही है। जब दोनों की वेव्स सुपर इंपोज होंगी, जब दोनों की वेव्स क्या होंगी, सुपर इंपोज होगी, उस सुपर पोजीशन के कारण क्या होगा कि लाइट जो होगी वो रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इट इज द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन ए मीडियम ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो हमारी एक कंडीशन बन जाती है इंटरफेरेंस के लिए कि जो सोर्सेज ऑफ लाइट है, दीज मस्ट बी कोहेरेंट। इसलिए हमने पहले क्या पढ़ा कि कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होते हैं। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन में क्या है कि अगर हमारे पास सिंगल सोर्स ऑफ लाइट हो, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ लाइट हो, आपके पास एक ही बल्ब लगा हुआ है बीच में, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी लाइट की वो सारी जगह एक जैसी होगी। ठीक है, इसकी अपनी वेव्स होंगी,
ठीक है, अकेला है, इसके सिर्फ यही होगा, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा लाइट का वो सारी तरफ सराउंडिंग में कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा। पर मान लो अगर मेरे पास दो सोर्सेज ऑफ लाइट आ गए, ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहां तक हो रहा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहां तक हो रहा है, तो ये जो पोर्शन है यहां पे जो वेव्स होंगी वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज होंगी, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज होंगी। अब हो सकता है कि इस जगह पे एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव का क्रस्ट दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो हमने पढ़ा कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, ठीक है, या इस जगह में एक वेव का क्रस्ट है दूसरी वेव का ट्रफ है आगे, तो हमने देखा कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो अगर सिंगल सोर्स ऑफ लाइट होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द सराउंडिंग क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। पर अगर यहां पे दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट आ गए, अगर यहां पे दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट आ जाते हैं तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन द ऑल डायरेक्शन विल नॉट यूनिफॉर्म, तो सभी डायरेक्शन में लाइट एनर्जी जो होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कभी यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो आ गई एक्सप्लेनेशन, सिंगल सोर्स है तो यूनिफॉर्म होगी, अगर दो कोहेरेंट सोर्सेज आ जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी जो होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो होती है दो तरह की होती है, कितने टाइप्स की होगी, टू टाइप्स, ठीक है। एक होती है कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, दूसरी होती है डिस्ट्रक्टिव। एक बच्चा पढ़ने वाला दूसरा बच्चा नहीं पढ़ने वाला, दोनों की दोस्ती होगी डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। एक भी पढ़ने वाला दूसरा पढ़ने वाला, दोनों आपस में डिस्कस करेंगे, कैसी होगी, कंस्ट्रक्टिव, समझ गए। तो इंटरफेरेंस क्या होगी, दो तरह की होगी, कैसी होगी, वन इज कंस्ट्रक्टिव, अदर इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, जब एक वेव का क्रस्ट, दो वेव्स हैं, ठीक है, एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट के ऊपर आएगा, इंटरफेरेंस कैसी होगी, कंस्ट्रक्टिव होगी। हम बात कर रहे हैं लाइट की, ठीक है, तो वहां पे लाइट बढ़ जाएगी, वहां पे लाइट बढ़ जाएगी, वहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। पर एक जगह पे एक वेव का क्रस्ट है दूसरी वेव का ट्रफ है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा लाइट का, इंटेंसिटी लाइट की कम हो जाएगी, क्योंकि आई ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, एट सम पॉइंट वेयर द क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव, ठीक है, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इंक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट दैट पॉइंट इंक्रीजेस, उस जगह पे क्या होगा, लाइट इंक्रीज हो जाएगी। आप ऑब्जर्व करोगे, कभी देखोगे दो लाइट्स जली हुई हैं, घर में भी देखोगे, किसी जगह बिल्कुल अंधेरा होता है और किसी जगह लाइट ज्यादा हो जाती है, तो जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां पे अंधेरा हो जाएगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। चलें आगे, हाँ, तो अब इंटरफेरेंस दो तरह की, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, crust of one wave on the crust of another wave, constructive interference, intensity of light increases, crust of one wave falls on trough of another wave, destructive interference, intensity of light decreases। बोलता है कि why we cannot obtain interference by using independent sources of light, कि अगर हम इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट को यूज करें, एक बल्ब ले ले, कैंडल ले ले, हम इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है कि इंटरफेरेंस के लिए हमारी एक कंडीशन है कि द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, यही कंडीशन हमने पढ़ी, सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। पर बाद में हमने यह भी पढ़ा कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कोहेरेंट नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। कंडीशन में हमने पढ़ा कि सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। आगे हमने क्वेश्चन किया कि जिसमें इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो है वो कोहेरेंट नहीं होते हैं, ठीक है,
तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो है कोहेरेंट नहीं होते हैं, इसलिए वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। क्लियर? व्हाट हैपन टू द एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न? तो हमने आज तक ये पढ़ा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो बोलता भैया जो जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है वहां की एनर्जी कहां गई? तो वहां की एनर्जी जो होगी वो शिफ्ट हो जाती है उन जगह पे जहां पे कौन सी इंटरफेरेंस हो रही है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। इसलिए एक जगह अंधेरा हो जाएगा और एक जगह लाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगा? बट लाइट इंक्रीज होने का मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर मिल गया आपको कि जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली जगह होती है वहां की एनर्जी कहां जाती है? तो कहां शिफ्ट होती है? टू द लोकेशंस ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब एक कंडीशन है, उसको हमें फाइंड आउट करना है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। एक कंडीशन है, उसको हमें फाइंड आउट करना है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो ऐसे ऐसे लिखूंगा, पढ़ लेना आप। हम क्या करेंगे, दो वेव ले लेंगे दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट से, क्योंकि हमें इंटरफेरेंस की बात करनी है। इंटरफेरेंस के लिए हमें कैसे सोर्सेज चाहिए? कोहेरेंट सोर्सेज ही चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हम दो सोर्सेज ले लेते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज ले लेते हैं, और दोनों सोर्सेज जो है वो लाइट वेव्स को एमिट कर रहे हैं। और लाइट वेव्स जो है, वेव जो होती है उसकी हमेशा कोई ना कोई इक्वेशन होती है। तो पहली लाइट वेव जो है उसकी इक्वेशन को मान लेता हूं y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। इसको ले लो आप 1। ठीक है, दूसरी वेव है, उसकी इक्वेशन है a sin ओमेगा टी प्लस 5। दूसरी वेव है a sin ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, जहां पे ए बी जो है वो एम्पलीट्यूड है वेव्स के, लिखा हुआ आपके उसमें ए बी क्या है? एम्पलीट्यूड है वेव्स के। ठीक है, और 5 जो है कांस्टेंट फेज डिफरेंस है बिटवीन टू वेव्स। दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। ठीक है, अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब दो वेव सुपर इंपोज होंगी, जब दो वेव्स सुपर इंपोज होंगी तो उनकी डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो ऐड हो जाती है। ठीक, तो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ठीक है क्या आ जाएगा? जब दो वेव है तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 आ जाएगा। ठीक है, y1 क्या है? a sin ओमेगा t प्लस a sin ओमेगा t प्लस 5। फाइन, ठीक है ना? ये और ये दोनों हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। यार एक में ना हमने दोनों में a ले लिया, b आएगा। ठीक है, इसमें हम लगा देंगे साइन a प्लस बी, दूसरे वाले में हम लगा देंगे साइन a प्लस बी। तो मेरे पास y क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस बी। बोलोगे साइन a क्या है? ओमेगा टी। ठीक है, साइन a कॉस b कॉस 5 प्लस कॉस a ओमेगा टी और साइन 5। साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b का फॉर्मूला लगा दिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनको अरेंज करेंगे। अब हम क्या करेंगे? इनको अरेंज करते हैं, साइन वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। आप पहले b को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस b कॉस ओमेगा टी साइन 5। साइन वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठे ही हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। साइन ओमेगा टी, इन दोनों से साइन ओमेगा टी क्या है? कॉमन आ रहा है।
इन दोनों से साइन ओमेगा टी क्या कॉमन आ रहा है, तो साइन ओमेगा टी को क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या आया ए, साइन ओमेगा टी लेना है कॉमन, तो ए क्यों आएगा साइन ओमेगा टी। तो अंदर क्या बचा ए प्लस बी कॉस फाई। आगे वैसे रहने दो। यहां आपने सब्स्टिट्यूशन लगानी है। अब आप मान लेंगे इस चीज को, आप मान लेंगे ठीक है आर कॉस थीटा। क्या मान लोगे आर कॉस थीटा, और बी साइन फाई, इन दोनों को आप मान लोगे आर साइन थीटा। ए प्लस बी कॉस फाई को मान लोगे आर कॉस थीटा, और बी साइन फाई को मान लो, हमने इसको थीटा में कन्वर्ट करना है अब, ठीक है। थीटा में कन्वर्ट करने के लिए बी साइन फाई को मैं क्या मान लूंगा आर साइन थीटा मान लूंगा, ठीक है। तो मैं वैसे ही लिख देता हूं ए प्लस बी कॉस फाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वी साइन फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और इसको हम लेट कर देते हैं, मान लिया। और एक को नाम दे दिया थर्ड इक्वेशन, एक को नाम दे दिया फोर्थ इक्वेशन। फर्स्ट सेकंड देख लेंगे कौन सी है, वो हमने लिखी है पहले। अब इन दोनों, यहां पे इसकी जगह क्या लिखोगे आप आर कॉस थीटा, और इसकी जगह क्या लिखोगे आप आर साइन थीटा। तो आपके पास y कितना आ जाएगा साइन ओमेगा आर साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस आर कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। अब यहां से अगर आप देखोगे आप आर कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आप आर कॉमन लोगे तो साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस हाँ इंटू थीटा। अब फिर से देखोगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे आप। यहां तक हो गया सभी का? तो क्या आ गया आपके पास आर इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस, यहां पहुंच गए हम। तो ये जो हमारी दो वेव सुपर इंपोज हुई, ये उसकी इक्वेशन है। हमने दो वेव्स ली थी, अलग अलग ली थी, ठीक है। तो जो हमारी नई वेव बनी उसकी इक्वेशन आई हमारे पास ये। तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। नई वेव जो बनी सुपर इंपोज होके उसकी इक्वेशन आ गई ये। ठीक है, इस इक्वेशन को ले लीजिए अब नंबर 5। अब जो आपकी 3 और 4 थी, 3 और 4 इक्वेशन जो थी उनको आपने स्क्वायर और ऐड करना है। 3 क्या थी आर कॉस थीटा, है ना। थर्ड इक्वेशन का स्क्वायर प्लस फोर्थ इक्वेशन का स्क्वायर ले लो आप। तो आर कॉस थीटा स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्या था बी कॉस फाई स्क्वायर प्लस दूसरा क्या था बी साइन फाई, इसका स्क्वायर आ गया। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां तो आर स्क्वायर ही बचा क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो यहां 1 आ गया। अब इधर करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 AB कॉस
फाइव प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ओके, अब आप क्या करोगे, इन दोनों को देखो आप, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अगर इन दोनों को इकट्ठा कर दें, ठीक है, बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव क्या आ गया, 1, है ना। तो यहां से हमें, इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, सिर्फ बी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, लिख दूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आर स्क्वायर है। तो आर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव। फाइन, चलो आगे चलते हैं। तो आप देखिए आर क्या है, जो नई हमारी वेव बनी थी, जो नई हमारी वेव बनी थी, ये वाली वेव जो हमारी नई वेव बनी सुपर इंपोज होके, दोनों y1 और y2 को सुपर इंपोज होके जो हमारी नई वेव बनी थी, इसमें r क्या था, r इसका एम्पलीट्यूड था, और ये निकाला हमने इसका एम्पलीट्यूड। और जो नई वेव बनी उसके एम्पलीट्यूड में पहली दोनों वेव के एम्पलीट्यूड क्या थे, ab, वो इन्वॉल्व है, और उनके बीच का कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी इन्वॉल्व है। उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना था, 5 था। तो इस आर के अंदर ये फेज डिफरेंस भी क्या है, इन्वॉल्व है। समझ रहे हो बात। तो अभी तक हमने दो चीजें निकाली, क्या निकाली, एक तो रिजल्टेंट वेव निकाली, और उस रिजल्टेंट वेव का हमने क्या निकाला, एम्पलीट्यूड निकाला। ठीक है, अब मैडम आ जाएंगे, चलो कर लेते हैं इसको खत्म। इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, हमें पता है इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव जो है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हां, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। यानी वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो लाइट की इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। वेव का एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाइट की इंटेंसिटी भी क्या होगा, कम होगी। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड होता क्या, हमारे यहां पे एम्पलीट्यूड कितना है, आर है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर। बिंदु मैम 15 मिनट लग जाएंगे। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, और आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव। ठीक है, यहां तक हो गया, समझ आ गया सभी को। अब देखना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो क्या होगा। ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ठीक है, अब हमने अभी तक पढ़ा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां भी होती है वहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती है, क्योंकि वहां पे एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट के ऊपर होता है। ठीक है, जिसके कारण एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन ये है, अगर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पे होगी वहां पे आई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आई क्या है, आर स्क्वायर के इक्वल है। आई कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव इज मैक्सिमम। अब बेटे देखो, ए भी कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड, दोनों वेव जो निकल रही थी उनके एम्पलीट्यूड कांस्टेंट थे, ए भी कांस्टेंट और बी भी कांस्टेंट, 2 तो कांस्टेंट होता ही है, ये ए बी भी कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट है। तो मैक्सिमम कौन हो सकता है, मैक्सिमम कौन हो सकता है, cos फाइव जो है वो मैक्सिमम हो सकता है। अच्छा, cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1।
ठीक है, इसका मतलब cos फाई 1। ठीक है, cos 1 कब कब होता है, हमें यह चीज याद रखनी है। cos 1 कब होता है? cos 0 पे 1 होता है, 180 पे -1 होता है, 360 पे फिर 1 होगा, है ना, फिर 720 पे 1 होगा, 0, 360, 720, यानी कि cos जो होगा याद रखना है cos 2n पाई इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, तो cos फाई 1 कहां कहां होता है? cos फाई 1 होता है cos 2n पाई के ऊपर। ठीक है, cos फाई cos 2n पाई के इक्वल हो गया, तो फाई किसके इक्वल हो गया? 2n पाई के इक्वल हो गया, जहां पे n क्या होगा? n होगा होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। n की वैल्यू आप 0 रखोगे, n की वैल्यू अगर यहां पे अगर आप देखें, n की वैल्यू अगर आप 0 रखते तो cos 0 1, n की वैल्यू 1 रखोगे तो cos 1 रखोगे तो 2 कितना, ओ फाई नहीं आएगा, सॉरी, यहां पे आप लिखिए पाई, यहां पे आप लिखिए पाई। ठीक है, n की वैल्यू 1 रखोगे तो cos 360 हो गया, है ना, 1। n की वैल्यू 2 रखोगे तो 720 हो जाएगा, है ना, 1। तो इसलिए cos 2n पाई जो होता है ये 1 होता है। n जो है होल नंबर, यानी n इज स्टार्टिंग फ्रॉम सो ऑन। यहां तक हो गया। अब है अगर x जो है, इफ x इज पार्ट डिफरेंस है दोनों वेव्स के बीच में, फॉर कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस, तब क्या होगा? रिलेशन अब देखते हैं, याद रखना रिलेशन, ये पाथ डिफरेंस जो होता है पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, हमेशा याद रखिए, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। इस चीज को आपने याद रखना है, पर ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। वेव ऑप्टिक्स में अलग अलग जगह पे हम देखेंगे अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं इनके बीच में। ठीक है, अब पाथ डिफरेंस हमने कितना माना? x। ठीक है, लैम्डा अपॉन 2 पाई। ठीक है, और फेज डिफरेंस कितना है हमारे पास? फाई है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई, और फाई कितना है हमारे पास? 2n पाई। ठीक है, 2 से 2 कटा, पाई से पाई कटा। ठीक है, तो यहां से x इज इक्वल टू n लैम्डा। लैम्डा क्या होती है? वेवलेंथ। लैम्डा क्या होती है? वेवलेंथ। तो इसका मतलब पाथ डिफरेंस इज n टाइम्स
फुल वेवलेंथ। ठीक है, तो जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, जब भी दो वेव्स की, सुन लीजिए मेरी बात, जब भी दो वेव्स की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो उस केस में क्या होगा, जो पाथ डिफरेंस होगा वो n टाइम्स होगा उस वेव की, उन वेव्स की फुल वेवलेंथ, पूरी की पूरी वेवलेंथ जो होगी n टाइम्स, और n क्या होल नंबर है, n की वैल्यू 0 रखो तो पाथ डिफरेंस भी क्या हो गया, 0 हो गया। n की वैल्यू 1 रखो तो पाथ डिफरेंस वेवलेंथ के इक्वल होगा, n की वैल्यू 2 रखो तो पाथ डिफरेंस ट्वाइस होगा फुल वेवलेंथ का। समझ गए? तो ये आ गया हमारा किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव का ट्रफ, इंटेंसिटी जो होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा, अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी, है ना। तो इस केस में क्या आएगा, फॉर destructive interference I will be minimum। ठीक है, ठीक है, I will be minimum, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi it will be minimum। ठीक है, तो a b 2ab ये तो कांस्टेंट होते हैं, तो कौन मिनिमम होगा, cos phi मिनिमम होगा, cos phi इज मिनिमम, और cos phi, phi जो होता है इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 1 -1। ठीक है, तो cos कब कब -1 होगा, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, 180 पे होगा। ठीक है, 180 के बाद फिर घूम के आओ यहां पे, फिर होगा, फिर घूम के आओ यहां पे, फिर होगा, इस तरह से क्वाड्रेंट यही होते हैं ना, 0 180, यहां पे मिनिमम होता है, यहां पे -1 होता है कॉस हमेशा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 2n-1 इंटू पाई, 2n-1 इंटू पाई, कॉस फाई क्या आ गया, 2n-1 इंटू पाई आ गया। ठीक है, तो फाई कितना आ गया, 2n-1 इंटू, यहां सॉरी यहां पे कॉस भी लिखोगे साथ में, फाई कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया, तो ये आ गया हमारे पास क्या, फेज डिफरेंस आ गया। अब हमने पाथ डिफरेंस कितना मानते हैं हम, x x मानते हैं। ठीक है, तो हमें पता है पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या था, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू, ठीक है, तो पाथ डिफरेंस कितना ले रहे हैं हम, x लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n-1 इंटू पाई, से पाई कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, यानी पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2n-1 इंटू हाफ वेवलेंथ। तो ये दो कंडीशंस हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।